हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। उसमें हमने गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए आंदोलन देखे हैं, जो थे चंपारण 1917 में, इनका पहला अनशन अहमदाबाद में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में। उसके बाद हमने थोड़ी बात रॉलेट एक्ट पर भी की थी। आज उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत बनाए गए न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का अगर संदेह मात्र ही है तो भी उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के उसकी तलाशी ली जा सकती थी, उसे गिरफ्तार कर सकते थे। और फिर उस व्यक्ति को ना तो अपना कोई सफाई देने का, कोई अपील का, कोई दलील का, कोई किसी वकील को करने का कोई भी अधिकार नहीं था। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। ये युद्ध की परिस्थितियों में तो माना भी जा सकता है, उचित होगा, लेकिन शांतिपूर्ण परिस्थितियों में ये बिल्कुल ही गलत था। पूरे देश में इसका जमकर विरोध किया गया। पंजाब में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में इसका जमकर विरोध हुआ। फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके हिमाचल भेज दिया गया और हिमाचल में धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पर इनको रखा गया। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जब प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और हिंसक रूप लेने लग गया, तब ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने 13 अप्रैल को ये घोषणा की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। और एक ग्रुप में 3 से ज़्यादा लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते या सभाएँ नहीं कर सकते, या फिर सीधा-सा कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा लोग खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन आस-पास के गाँव के लोगों को इस घोषणा से के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, वो बिल्कुल ही अनजान थे। और वे जलियांवाला बाग में अपने लोकप्रिय जो नेता थे उनके सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे थे। तो जनरल डायर ने वहां उपस्थित होकर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, और यहाँ से बाहर निकलने या भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें हजारों की संख्या में उस वक्त लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़े की माने तो इसमें दिखाया गया है कि केवल 379 लोग ही मारे गए हैं और 1200 के आसपास घायल हुए हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो इसी कांड के विरोध में फिर टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। एक शंकर राम नागर जी हुए हैं, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। बहुत ज्यादा असंतोष देश में फैल गया था। और फिर इस कांड की जांच के लिए एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं, उसका गठन किया गया। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, जो थे कि चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ा जी, पंडित जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। इनके नाम छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पीसीएस आईएएस जैसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि जनरल डायर ने जो भी कृत्य किया है, ये अमानवीय कृत्य किया है, वो सही था। इस रिपोर्ट ने उसे सही ठहराया। लेकिन फिर कांग्रेस ने अपने स्तर पर एक तहकीकात कमेटी का गठन किया और उसने रिपोर्ट दी कि ये कृत्य जो है गलत था, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये बात यहीं पे सिमट गई। इसके बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये 1919 से 1922 के बीच में हुआ है। तो ये है क्या, इसको पहले हम संक्षेप में देखेंगे। हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों से धोखा किया था। और ये धोखा क्या था? ये धोखा था कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की को छिन्न भिन्न कर दिया था। और ये क्यों किया था? तो ये इसलिए किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने अंग्रेजों जो अंग्रेज थे उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि वो उसके विरुद्ध थे और जर्मनी के साथ थे। तो भारतीय मुसलमानों को ये पहले से ही संदेह हो गया कि युद्ध होने के बाद ब्रिटेन टर्की के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो युद्ध के समय में भारतीय मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ये आश्वासन दिलाया था, ये विश्वास दिलाया था भारतीय मुसलमानों को कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन टर्की के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन अपनी बात से पलट गया और इसने टर्की के साम्राज्य को केवल छिन्न भी नहीं किया, बल्कि जो खलीफा का पद वहां पे था, उस पद को हटाकर शेख हसीना के दावों को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम्स के ये धर्मगुरु पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। इनके बाद खलीफा के पद का जो नेतृत्व किया है वो अबू उमर उस्मान और अली ने किया है। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की का विभाजन कर दिया और इस सेवर्स की संधि कर दी।
इससे क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों की भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत हो गई। तो जो ये फिर ये इन्होंने ये आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई। फिर इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया है, वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया है। इन दोनों को अली बंधु कहा जाता है। और दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। और ये बात देखने योग्य है कि ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये मुस्लिम से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का कितना जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला होगा। आगे चलकर ये खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से मिल जाता है। फिर देखते हैं असहयोग आंदोलन, ये सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 तक ये चला था और 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ये बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, ये गरम दल के नेता थे। तीनों लाल, बाल, पाल, ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। अब बाल जी की तो यहाँ मृत्यु हो गई, तो बचे लाल और पाल। तो गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा से 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। और ये जो स्वराज शब्द है, इसका सबसे पहले जो यूज़ किया था, ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का यूज़ किया था। ये बात में बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इस आंदोलन की शुरुआत उपाधियों को लौटाने से हुई थी। गांधी जी ने जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, केसरे हिंद की उपाधि, वो यहाँ पर लौटा दी थी इस आंदोलन के दौरान। तो खिलाफत का मुद्दा बाद में इसमें जुड़ जाने के बाद इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वो तो हम देख ही चुके हैं कि इसमें खिलाफत आंदोलन की जब ये कमेटी दिल्ली में बनाई गई थी, तो उसका जो अध्यक्ष था वो गांधी जी को बना दिया गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता तो यहाँ देखने को मिली ही है। तो दिल्ली के मुसलमानों ने वहाँ के एक कट्टर आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उनको जामा मस्जिद से भाषण देने को कहा था। देख लीजिए, ये आर्यसमाजी नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद जी कट्टर आर्यसमाजी नेता थे और इन्हें जामा मस्जिद से भाषण देने को कहा गया और इन्होंने दिया था। जबकि पंजाब के सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। इस आंदोलन के दौरान अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों की जो भूमिका थी वो काफी ज्यादा सराहनीय थी। इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने आजीवन लंगोट धारण करने की कसम खाई थी और इसके बाद उन्होंने हमेशा लंगोट ही धारण किया। यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बरदौली प्रस्ताव के अंतर्गत जो चौरी चौरा कांड हुआ है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ है, इसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो गांधी जी के इस कदम से उनकी जबरदस्त आलोचना की गई थी। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि हिमालय के किसी गांव में कोई एक अपराध किया जाए, तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी निर्दोष गांव को क्यों दी जाए। ये कमेंट किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि ऐसे समय में जबकि राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो आंदोलन का वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कुछ कम नहीं था। आगे हम देखेंगे स्वराज्यवादी आंदोलन, ये 1923 से 1928 तक होता है। असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद स्वराज पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू जी ने और सी आर दास, चितरंजन दास जी ने। तो अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास जी थे और इसके जो सचिव रहे हैं वो मोतीलाल नेहरू जी थे। उसके बाद हम देखते हैं साइमन आयोग। सबसे पहले इस साइमन आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो गठन का उद्देश्य था 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसका मूल्यांकन करना। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे? ये मॉन्टेग्यू उस समय के 1919 के समय के भारतीय सचिव थे और ये जो चेम्सफोर्ड थे, ये उस समय के वाइसराय थे।